दोस्तों, मैं तिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 14 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में ज्योग्राफी के 65 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसी टेस्ट पेपर के लगभग 50 क्वेश्चन कवर किया था। आज हम लोग इस सेशन में बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास करें। और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकी, मैकिया, चैपरल और मैकी निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? तो दोस्तों, मैकी, मैकिया, चैपरल और मैली ये सभी वनस्पतियां आपको ये सभी वनस्पतियां जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति हैं, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के महासागरों में लवणता के स्थानिक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विषुवत रेखा के निकट सतही लवणता सामान्यतः कम होता है। अच्छा, विश्व के महासागरों में लवणता के स्थानिक वितरण के संदर्भ में बात कर रहा है कि कहाँ पे लवणता जो है महासागरों में ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। इस आधार पे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो विषुवत रेखा के निकट सतही लवणता सामान्यतः कम होती है। कम क्यों होती है? ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। कम इसलिए होती है क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ का तापमान हमेशा ज्यादा रहता है। यहाँ पे तापमान ज्यादा होने की वजह से जल जो होती है जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है और वहां वर्षा करती है। तो यहाँ पे तापमान ज्यादा तो रहता है, वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होता है। वो लवणता के लिए क्या होना चाहिए कि वाष्पीकरण ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां पर लवणता ज्यादा होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो तापमान ज्यादा है तो इसकी वजह से वाष्पीकरण ज्यादा है। अब आपको ये भी पता है कि वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर यहाँ पे लवणता ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। वर्षा प्रॉपर हो रही है तो जल की आपूर्ति भी यहाँ पे हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे लवणता ज्यादा नहीं हो पाती, सामान्यतः कम होती है। दूसरा कह रहा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरीय लवणता सर्वाधिक होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे यहाँ पे वर्षा कम होती है और शुष्क क्षेत्र होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लवणता थोड़ी ज्यादा पाई जाती है। तीसरा कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में औसत लवणता अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में औसत लवणता कम होती है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ होती है पिघलती है तो वो मीठे जल की आपूर्ति करती रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे लवणता बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो सामान्यतः यहाँ पे कम होती है लवणता। तो तीसरा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, तो महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई बहुत भिन्न होती है, जो कुछ किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर से अधिक तक हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देखो, महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है कि देखो जो महाद्वीप होता है, महाद्वीप का किनारे जो महाद्वीप तट होता है, वहां से लेकर के समुद्र के नीचे तक का एरिया, जो समुद्र की गहराई तक का एरिया जो है लगभग ये जो क्षेत्र होता है, आप लोग देखेंगे कि समुद्र के तटों के पास ऐसा नहीं कि समुद्र का तट तुरंत खत्म हुआ और तुरंत महासागर शुरू हो गया, सागरीय क्षेत्र शुरू हो गया। नहीं, समुद्र जैसे जैसे आप महाद्वीप से धीरे धीरे समुद्र की ओर जाएंगे तो एक बहुत लंबी चौड़ी एक तट आपको देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ा बहुत ढलान भी देखने को मिलेगा। तो ये पूरा रीजन जो है आपका ना, ये महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। लेकिन जैसे ही एक तीव्र ढलान आता है तब इसका जो रीजन है, इसका जो महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई है, वहां से ये खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये कट हो जाता है। अब ये जो महाद्वीपीय जो तीव्र ढाल वाला रीजन आ जाता है, तीव्र ढाल क्षेत्र, यानी जहां से महासागर अचानक से शुरू होता है, वो ढाल तीव्र ढाल जहां से शुरू होता है वो महाद्वीपीय आपका ढाल कहलाता है, या तो कहे तो कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। तो ये जो आपका रीजन हो गया महाद्वीपीय शिल्प हो गया, और ये जो तीव्र ढाल वाला रीजन होता है इसको महाद्वीपीय ढाल या फिर कहें तो कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। ठीक है,
अब देखो हर जगह अलग अलग है महाद्वीपीय मग्न तट, जरूरी नहीं कि सबकी चौड़ाई एक जैसी हो। अलग अलग महाद्वीपों के तट पर महाद्वीपीय शिल्प की चौड़ाई अलग अलग होती है। ये कुछ किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर से अधिक तक हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट के समीप स्थित महाद्वीपीय शिल्प पूर्वी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। अक्सर ये स्टेटमेंट देता रहता है। तो अभी लास्ट सेशन में भी आप लोगों ने टेस्ट पेपर सॉल्व किया था इसी पार्ट ए का, तो देखा था कि इससे रिलेटेड ऑप्शन था। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पश्चिमी तट जो है ये कम चौड़ा है और पूर्वी तट जो है ये अधिक चौड़ा है। ठीक है, तो इसका जो महाद्वीपीय शेल्फ है ना पश्चिमी तट का, ये पूर्वी तट की तुलना में अधिक चौड़ा नहीं बल्कि कम चौड़ा है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उन क्षेत्रों में महाद्वीपीय शिल्प संकीर्ण होता है जहां तट के समानांतर वलित पर्वत श्रेणियां हैं। उन क्षेत्रों में महाद्वीपीय शिल्प संकीर्ण होता है। अब कहाँ संकीर्ण होता है, आप देखेंगे कि जैसे आप लोग देखिए कि महाद्वीपों के तटों पर बहुत सारी वलित पर्वतें पाई जाती हैं। जैसे आप रॉकी और एंडीज देख लीजिए, तो यहाँ पे जहाँ पे वलित पर्वतें पाई जाती हैं तटों के पास, तो वहाँ पे महाद्वीपीय शिल्प जो होता है संकीर्ण होता है, ये बहुत कम चौड़ा देखने को मिलेगा। तो ये सही है आपका तीसरा। तो पहला तीसरा सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको पता होता दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो आप एलिमिनेट कर देते। चलिए आगे देखिए, महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उष्ण महासागरीय धाराएं वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। ये वामावर्त दिशा क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ये कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये इसको वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। जब आप लोग एग्जाम में हॉल में जाइएगा और यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है कि उष्ण महासागरीय धाराएं, अब आपको पता है कि ये जो उष्ण महासागरीय धाराएं हैं किधर से किधर जाएंगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी। तो जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है ना, तो इनकी जो दिशा है, महासागरीय धाराओं की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती है बल्कि क्लॉकवाइज हो जाती है। ठीक है, जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत महासागरीय धाराएं दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो देखो जो शीत महासागरीय धाराएं वो ध्रुवों से कहाँ से आएंगी, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगी। जब ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं तो इनकी जो दिशा होती है ना वो क्लॉकवाइज, यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिणावर्त हो जाती है, तो दक्षिणावर्त नहीं होती है बल्कि इनकी दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। ठीक है, यानी वामावर्त हो जाती है। कैसी हो जाती है? वामावर्त हो जाती है। तो यहाँ दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, जो कैलिफोर्निया धारा जो है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक शीत धारा है। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि कोरियालिस बल की वजह से ही चाहे महासागरीय धाराएं हों या फिर पवनें हों, इनकी दिशाओं में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कोरियालिस बल का ही कारण है कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। और कैलिफोर्निया जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। और महासागरीय धाराओं के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि कौन सी धारा ठंडी जलधारा है, कौन सी धारा गर्म जलधारा है, और कहाँ पे किस रीजन में ये जलधाराएं बहती हैं। इसकी वजह से महाद्वीपों पर क्या असर पड़ता है, जो किनारे की महाद्वीपें होती हैं उन पर वहाँ की जलवायु पर क्या असर पड़ता है, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का आशय प्रति वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास कर रहे हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। यानी अगर मान लो 500 लोग निवास कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जनसंख्या घनत्व 500 है। 1000 लोग निवास कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1000 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के आसपास सामान्यतः जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ भी आते रहते हैं,
बाढ़ आने की वजह से, बहुत ज़्यादा वर्षा होने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 11 से 50 व्यक्तियों की घनत्व वाले क्षेत्रों को मध्यम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र माना जाता है। तो यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर जहाँ पे 11 से लेकर के 50 तक के लोग रह रहे हैं, तो इसको हम मध्यम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एक 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक जो है, पीडीएफ के लिंक के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए, देखिए आपको मैसेज पिन किया हुआ दिखेगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया है। इसके लिंक पे क्लिक करके आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज, यूपीएससी का टेस्ट सीरीज या पीसीएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप में जब ज्वाइन होंगे तो वहां पर ही आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करने वाला व्यक्ति मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी तथा गंतव्य स्थान के लिए अप्रवासी होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देखो, उत्प्रवासी और अप्रवासी क्या होता है? तो जैसे कि मान लो आप जहां रह रहे हो वहां से जब जाओगे तो वहां के लोग आपको उत्प्रवासी कहेंगे, और जहां पर गए हो वहां पे आपको अप्रवासी कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रवासन से सदैव सदैव किसी देश की कुल जनसंख्या में समग्र वृद्धि होती है, तो ये गलत है। देखो, प्रवासन से किसी देश की समग्र जनसंख्या में वृद्धि या कमी नहीं आती है। प्रवासन से बस ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा जनसंख्या में बदलाव होता है, लेकिन वृद्धि या कमी ऐसा यहाँ पे प्रवासन की वजह से नहीं होता है। तो यहाँ सदैव भी लिखा है, तो इस बेसिस पे भी आप आंसर गलत कर सकते हैं, स्टेटमेंट गलत कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि मौसमी प्रवासन सामान्यतः कृषि आधारित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार से जुड़ा होता है, तो तीसरा सही है। ठीक है, खेती करना होता है जहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ जगहों पे जहाँ पे कोई और काम शुरू हो रहा है, नया काम, मान लो सड़क बन रही है, तो लोग वहाँ पे रोजगार के लिए, गिट्टी बालू ढोने के लिए भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा सही है। चौथा है कि प्रवासन जनसंख्या और संसाधनों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में कार्य कर सकता है, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। प्रवासन जो है जनसंख्या और संसाधनों के बीच क्षेत्रीय संतुलन को कम करने के लिए, जैसे कि मान लो कहीं पे श्रम की ज़्यादा आवश्यकता है, तो प्रवास की वजह से क्या होता है कि लोग यहाँ पे जाके श्रम की आपूर्ति कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच एक बेहतर संतुलन सुनिश्चित होता है। तो तीनों कितने स्टेटमेंट आपके सही हुए? तो कितने सही हुए? 3 सही हुए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, समशीतोष्ण घास के मैदान बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समशीतोष्ण घास के मैदान बायोम के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि समशीतोष्ण घास का मैदान मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों तथा दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के किनारों के पास पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि समशीतोष्ण घास आपको ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में देखने को मिलेगा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये महाद्वीपों के किनारे देखने को मिलेगा। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि समशीतोष्ण घास के मैदानों की प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से सघन वनों से बनी होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च और समवितरित वर्षा होती है। देखो, इन क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च और समवितरित वर्षा नहीं होती है, यहाँ पे सघन वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही विरल वन होते हैं, या तो कहें बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि विषुवत रेखीय निम्न दाब पट्टी वर्ष भर तीव्र ताप के कारण वायु के आरोहण की विशेषता रखती है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण विषुवत रेखीय क्षेत्र में वायु के ऊर्ध्वाधर उत्थान का कारण बनता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि विषुवत रेखीय निम्न दाब पट्टी सतह के साथ निरंतर होने वाली क्षैतिज वायु प्रवाह से जुड़ी होती है। अब बताना है आपको कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर में, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जैसा कि हमेशा यूपीएससी डिमांड करता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मॉक टेस्ट इसलिए मत लगाया करिए कि सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। ओके, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर रहेगा लगभग ऐसा ही रहेगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपका अच्छे से रिवीजन नहीं होगा। आप ये सोचो कि आप सिर्फ अपना नोट्स पढ़ के जा रहे हो, बस नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो इससे कोई खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आती हैं तो आपके दिमाग पर जोर पड़ता है कि अच्छा मुझे ये याद आ रहा है या ये याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा तो था, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। जब आप नोट्स पढ़ते हो, सिर्फ अपना नोट्स पढ़ते हो, तो आपको लगता है अरे मुझे तो सब याद है। मॉक टेस्ट लगाते हो तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करिए। ओके, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं अब अपने अपने लोग। तो विषुवत रेखीय निम्नदाब पट्टी वर्ष भर तीव्र ताप के कारण वहाँ वायु का आरोहण होता है। ठीक है, आरोहण मतलब क्या होता है, हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था। आरोहण का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो तापमान ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। आरोहण मतलब क्या रहा है कि वायु का आरोहण मतलब वायु ऊपर उठ रही है, पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण विषुवत रेखीय क्षेत्र में वायु के ऊर्ध्वाधर का कारण बनता है। अब देखो ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 30 डिग्री अक्षांश दक्षिणी, तो यहाँ से व्यापारिक पवनें ऐसे आती हैं विषुवत रेखा के पास, तो ये दोनों में कन्वर्जेंस होता है, अभिसरण होता है। जब ये दोनों टकराती हैं तो फिर ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ उठने की वजह से यहाँ की वायु भी ऊपर उठती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि विषुवत रेखीय निम्नदाब पट्टी सतह के साथ निरंतर होने वाली क्षैतिज वायु प्रवाह की से जुड़ी होती है। अब आप लोग को ये पता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, डोल ड्रम पढ़ा होगा कि विषुवत रेखा का तापमान इतना ज्यादा होता है कि 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री और उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये ऐसा रीजन होता है कि यहाँ का तापमान इतना ज्यादा होता है ना कि यहाँ पे जैसे ही वायु पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते जैसे इसके अंदर एंटर करती है, वो गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती है। इधर से भी कोई वायु आती है तो जैसे जैसे ये इस रीजन में पहुंचती है, इस रीजन में पहुंचते ही ये वायु जो है गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 36 पवने या पवन वायु जो है 36 रूप से नहीं चलती है। यहाँ पे वायु जो है ऊर्ध्वाधर रूप में चलती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। जैसे ही आ रही है वायु, गर्म हो रही है, ऊपर उड़ जा रही है। तो यहाँ पे 36 रूप से वायु नहीं चलती है। ओके, 36 रूप से वायु का प्रवाह नहीं होता है विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी में। तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर लिखा होता तो स्टेटमेंट आपका सही रहता, लेकिन 36 लिखा है इस वजह से गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन देखिए, पहला और दूसरा, दो या तीन में से केवल एक सही है और वह कथन एक ही सही व्याख्या करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसीलिए 2 और 3 में से केवल एक ही सही है, तो यानी कि दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है और वो कथन एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूप पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपर्युक्त कितने अपवाह प्रतिरूप आधार चट्टानों के प्रबल संरचनात्मक नियंत्रण की अनुपस्थिति में विशिष्टतः विकसित होते हैं? मतलब ये इन तीनों में से कौन सा ऐसा अपवाह प्रतिरूप है जो आधार चट्टानों के प्रबल संरचनात्मक नियंत्रण यानी कि चट्टानों की अनुपस्थिति में विशिष्टता विकसित होते हैं? यानी अगर चट्टान वट्टान नहीं है, रास्ते में बीच में चट्टान नहीं पड़ रहा है, क्या होता है कि जब चट्टानें रास्ते में पड़ती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, तो क्या होता है कि जो नदियों का मार्ग होता है थोड़ा विचलित होता है ना। या फिर जिस हिसाब से चट्टानों का पैटर्न है, या कमजोर चट्टानें तो आसानी से कट जाती हैं, कठोर चट्टानें तो नहीं कटती हैं। तो इससे इससे क्या होता है कि एक अलग पैटर्न बन जाता है नदियों का। जो सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं या फिर नदियों दो भागों में विभाजित हो रही हैं, तो ऐसे में नदियों का अलग अलग पैटर्न बन जाता है, अलग अलग रूप बन जाता है। तो इसी को नाम दे दिया गया है कि कुछ वृक्षाकार आकृति में बन जाती है, कुछ जालीदार बन जाती है, कुछ अरीय आकृति की बन जाती है।
तो बता, क्वेश्चन ये पूछा है स्पेशली कि चट्टानों की प्रबल संरचनात्मक नियंत्रण की अनुपस्थिति में किस तरह की आकृति बनेगी। तो वृक्षाकार या शाखान्वित आकृति बनती है। क्यों, ये कहाँ बनती है? तो ये आप देखेंगे गंगा नदी जो है वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। ये मैदानों में क्या है कि कहीं भी चट्टान वट्टान नहीं है, तो इसकी जो भी सहायक नदियां आकर मिलती हैं तो कुछ ऐसा देखने में लगे जैसे कि ये वृक्ष है कोई, एक मेन नदी है, ठीक है, गंगा नदी। अब इसमें बहुत सारी शाखाएं ऐसे आकर के मिल रही हैं, तो ये क्या है, एक वृक्षाकार आकृति बना रहा है। और ये जो है किसी भी कठोर यानी कि चट्टानों के प्रबल संरचनात्मक नियंत्रण की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ पे चट्टान वट्टान कहीं नहीं है। जहाँ पे चट्टान वट्टान नहीं होंगे वहां पे किस तरह की आकृति बनेगी, किस तरह का प्रतिरूप बनेगा, तो वृक्षाकार प्रतिरूप बनेगा। नदियों की जो अपवाह प्रतिरूप होगा वह कैसा बनेगा, वृक्षाकार बनेगा, यानी वृक्ष की तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नदियों के अपवाह से संबंधित है। जालीदार या जालीनुमा, यहाँ पे जहाँ पे चट्टान होंगी और चट्टान नरम और कठोर चट्टान, तो नरम चट्टान कट जाती है और कठोर चट्टान वैसे ही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि नदियाँ जो है 90 डिग्री पे आकर मिलती हैं, कुछ समकोण बनाती हुई नदियाँ मिलती हैं, तो या तो आयताकार जैसी आकृति बनाती हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा गलत हो जाएगा। ये जालीदार या जालीनुमा प्रतिरूप कहाँ बनेगा, जहाँ पे चट्टानें उपस्थित होंगी। तीसरा कह रहा है अरीय अपकेंद्री, ये भी वहां पे बनेगा जहाँ पे चट्टानें होंगी। जैसे सब एकदम ऊंचाई पे ये नदियां निकल रही हैं, तो ये कुछ इस तरह से एक केंद्र से चारों तरफ प्रवाहित होती हैं, अपवाहित होती हैं। तो इसी को अरीय अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, चट्टानों की उपस्थिति में ऐसी होगी, अनुपस्थिति में नहीं बनेगा। केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओस का निर्माण कब होता है, जब धरातल के समीप वायु राशियों में धूल कणों पर संघनन होता है। नहीं, ये नहीं है। जब स्वच्छ एवं शांत राशियों में ठंडी ठोस सतहों पर आर्द्रता जल बूंदों के रूप में जम जाती है। अब देखो ये क्या है, ओस कैसे बनेगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो रात में आप लोग देखेंगे कि धरातल हमारी बहुत ठंडी हो जाती है। जिस दिन मौसम साफ रहता है उसी दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जिस दिन मौसम साफ रहेगा, यानी कि मौसम साफ होने का मतलब है कि आकाश में बादल नहीं रहेगा, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी पार्थिव विकिरण हमारी धरातल से जो भी पार्थिव विकिरण थी वो निकल चुकी है, अंतरिक्ष में चली गई है, तो हमारा धरातल बहुत ठंडा हो जाता है। धरातल बहुत ठंडा होने की वजह से जो भी वायु इसे टकराती है, इस ठंडे सतह से टकराती है, तो इस वायु में जो भी नमी होती है ना, इस ठंडे सतह से टकराने की वजह से वायु की नमी जो है, गैस जो कि गैस फॉर्म में रहती है, इससे टकराने की वजह से वो जल के कणों में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी को ओस कहा जाता है। अब जैसे आप बॉटल निकालो गर्मियों के समय में, ठंडा बॉटल फ्रिज में से बाहर निकालो, तो आप देखेंगे कि इस बॉटल के आसपास जो भी वायु रहती है, उस वायु में जो भी नमी रहती है इस बॉटल से टकराती है, तो यहाँ पे बॉटल में छोटे छोटे जल की बूंदें बन जाती हैं। तो ऐसे ही ओस भी बनता है रात में, नेचुरली बनता है जब वो मौसम साफ रहता है और जब धरातल ठंडी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे देखो। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कितनी हिंद महासागर से संबंधित है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा था। ठीक है, तो अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, बताना है कि इसमें से कौन सा हिंद महासागर संबंधित है। तो अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, ये सभी आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेंगी। लेकिन लेब्राडोर धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में बहती है, ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो 3 सही होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 कह रहा है कि ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरीय और समुद्री जल स्तर में दिन में 1 या 2 बार होने वाली आवधिक वृद्धि या गिरावट है। तो ज्वार भाटा क्या है, ज्वार का मतलब होता है समुद्री लहरों का ऊपर उठना और भाटा का मतलब होता है समुद्री लहरों का नीचे गिरना। ओके, यही ज्वार भाटा कहलाता है। क्यों होता है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। दूसरा कह रहा है कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन द्वारा उत्पन्न अपकेंद्री बल के बीच असंतुलन के कारण ऐसा होता। अगर संतुलन हो जाता चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के जो घूर्णन के द्वारा जो अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है, अगर इन दोनों में
बैलेंस हो जाता है, संतुलन हो जाता है, तो फिर ज्वार भाटा नहीं उत्पन्न होता है। इन दोनों में बैलेंस नहीं हो पाता, इस वजह से ज्वार घाटा उत्पन्न होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा कथन एक पहले की व्याख्या भी कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, मेघ का प्रकार दिया है, बादल के प्रकार दिए हुए हैं, पच्छाद मेघ, स्तरीय मेघ और वर्षा मेघ। तो पच्छाद स्तरीय मेघ जो होती है ऊंचाई पर, उच्च ऊंचाई पर पतले और पंखदार मेघ होते हैं, तो पहला सही है। स्तरीय मेघ में क्या होता है कि परतदार मेघ होती है, कई परतों में ये बनी होती हैं और ये आकाश में बड़े भाग को ढकते हैं, तो यहाँ पे ये दूसरा गलत है। वर्षा मेघ क्या होता है, ये गाढ़े रंग के और सघन वन होते हैं, सघन मेघ होते हैं, ये भारी वर्षा का कारण भी बनते हैं। तो ये तीसरा भी सही सुमेलित नहीं है। कितने युग में सही सुमेलित है? केवल एक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए अगला है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है? तो कोपेन सर ने भाई जलवायु का वर्गीकरण किया वर्षा और मासिक तापमान के आधार पर। ठीक है, वर्षा और तापमान के आधार पर इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु बताई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जलवायु का वर्गीकरण इन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर किया है। अगला है स्थानीय पवन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है स्थानीय पवन। तो गर्म पवन दिया है खमसीन, हरमट्टन और जोंडा, और इसकी विशेषता है और क्षेत्र है। पहले तो आप ये कंफर्म करिए कि ये सभी गर्म पवन है। तो हाँ, खमसीन, हरमट्टन और जोंडा ये सभी गर्म पवन है। क्या खमसीन जो है गर्म, शुष्क और धूल युक्त पवन है? हाँ सही है, और ये उत्तरी अफ्रीका और अरब क्षेत्रों में बहता है। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट सही हो गया। हरमट्टन जो है मरुस्थलीय आंतरिक भागों से प्रवाहित गर्म, शुष्क और धूल युक्त पवन है। कहाँ पे बहती है? पश्चिमी अफ्रीका में। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जोंडा ये भी गर्म और शुष्क अवरोही पवन है। ये कहाँ बहती है? अर्जेंटीना में बहती है। तो तीनों सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो पहला कह रहा है कि इसके तहत किसी जिले में बाढ़ की सभी घटनाओं की औसत अवधि तथा ऐतिहासिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कहाँ किसी जगह बाढ़ आ रहा है तो उस बाढ़ की तीव्रता कितनी रही है, या उस बाढ़ ने कितने ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित किया है और उससे कितने जान माल की हानि हुई है, ये सभी जो है जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में मापा जाता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि जिन जिलों में बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति अधिक होती है वो डीएफएसआई में अनिवार्य रूप से उच्च स्थान पर होते हैं। ऐसा नहीं है केवल जिस जिलों में बाढ़ की आवृत्ति ज़्यादा हो रही है केवल इस बेसिस पे रैंकिंग नहीं दी जाती है, बल्कि और भी कारक होते हैं, और भी मानदंड होते हैं कि जिल बाढ़ कितना भयानक था या कितना कम था, या फिर कहें तो कितना जान माल की हानि हुई, कितने चीज़ें जो है तबाह हुई, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसे जिला स्तर पर बाढ़ जोखिम का आकलन करने हेतु नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। तो क्या इसे नीति आयोग ने तैयार किया है? तो नहीं, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जो है इसको नीति आयोग ने नहीं बल्कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिल करके जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक को बनाया है। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली शाइन पहल, इसको शाइन कहिए शॉर्ट में, शाइन पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। तो ये जो शाइन पहल इसको आईसीएमआर और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा लाया गया है। इस पहल को किसने लॉन्च किया है? तो आईसीएमआर और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने। क्यों, ये क्या इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देकर के भविष्य के स्वास्थ्य अन्वेषकों को तैयार करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 2024-25 के दौरान सभी स्तरों पर स्टूडेंट रिटेंशन में सुधार हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि सभी स्तरों पर स्टूडेंट रिटेंशन में सुधार हुआ है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2024-25 के दौरान सकल नामांकन अनुपात में माध्यमिक स्तर में वृद्धि हुई।
माध्यमिक स्तर में वृद्धि हुई, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में उच्च माध्यमिक स्तर में कमी आई है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखो इस रिपोर्ट के आधार पर सकल नामांकन अनुपात आप देखेंगे माध्यमिक स्तर पर वृद्धि हुई है और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी वृद्धि हुई है। इसमें कह रहा है कि कमी आई है यहाँ पे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि उन्नत ऋण संरचना के तहत प्रथम और तृतीय किस्त की राशि में वृद्धि की गई है, जबकि तृतीय किस्त की ऋण राशि को अपरिवर्तित रखा गया है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि पहला और दूसरा जो किस्त की राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन तीसरी किस्त की राशि को नहीं बदला गया, जैसा था पहले वैसे ही रखा गया है। ठीक है, तो पहले किस्त में 15,000 रुपये कर दिया गया है, दूसरे किस्त में पहले क्या था कि 10,000 रुपये था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहली किस्त में 10,000 रुपये था, अब बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दिया गया, और दूसरी किस्त में 20,000 रुपया था, इसको बढ़ा करके 25,000 रुपया कर दिया गया, और तीसरी किस्त जैसा था वैसा ही है, मतलब 50,000 रुपया, इसको नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रथम किस्त का ऋण चुकाने वाले लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड हेतु पात्र है। तो पहला किस्त का ऋण चुकाने वाला नहीं, मतलब जो व्यक्ति दूसरा ऋण चुका देता है, ठीक है, दूसरा ऋण चुकाने के बाद उस लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड मतलब प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, यहाँ प्रथम किस्त दिया है, प्रथम किस्त नहीं बल्कि दूसरी किस्त के बाद ऐसा किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन का संयुक्त उत्तरदायित्व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग का है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है ब्लू पिंक गिल मशरूम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ब्लू पिंक गिल मशरूम के संदर्भ में पहला कह रहा है कि यह एंटोलोमा वंश से संबंधित है, जिसकी कई प्रजातियां विषैली मानी जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और कह रहा है कि ये मशरूम जो है भारत का स्थानिक है। ये मशरूम भारत का स्थानिक नहीं है, ये मशरूम जो है पिंक गिल मशरूम ये न्यूजीलैंड का स्थानिक है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला है माउंट एल्ब्रुस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह रूस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और काकेशस क्षेत्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, माउंट एल्ब्रुस आप देखेंगे रूस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरा कह रहा है कि यह एक सुसुप्त स्तरित ज्वालामुखी है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। तीसरा कह रहा है कि ये काला सागर की तुलना में कैस्पियन सागर के अधिक निकट स्थित है, तो नहीं, ये कैस्पियन सागर से अधिक निकट नहीं है बल्कि काला सागर से ज्यादा करीब पड़ता है। ठीक है, ज्यादा नजदीक पड़ता है। ये काला सागर से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और कैस्पियन सागर से अगर हम बात करें तो यहाँ से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो सबसे पास आपको काला सागर पड़ेगा। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है तो पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बताना है कि एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक का हिस्सा है। एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक का हिस्सा है कौन कौन सा, वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक, डेयरी मूल्य सूचकांक, मांस मूल्य सूचकांक। ठीक है, ये तीनों है, गेहूं मूल्य सूचकांक और चावल मूल्य सूचकांक नहीं है। तो कितना हुआ, 3 हुआ, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहला कथन कह रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए इन प्रिंसिपल स्वीकृति प्रदान की है। देखो अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको आरबीआई द्वारा
यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित कर दिया गया है। अब आपको पढ़ना इकोनॉमिक्स में है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल बैंक्स क्या होते हैं, और किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए क्या क्या पात्रता, क्या क्या मानदंड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं इतना लंबा बता सकती हूँ, बहुत टाइम चला जाएगा। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार क्योंकि ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदला गया है, तो मे भी आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्वेश्चन पूछ दे, मे भी एग्जाम में यूनिवर्सल बैंक से क्वेश्चन पूछ दे, और मे भी ये पूछ दे कि किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए। इससे रिलेटेड 2-4 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कि कौन सा सही है, तो आपको तैयार रखना है खुद को पहले से ही। अगला है, भू आबद्ध विकासशील देशों पर तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था, तो ये कजाकिस्तान में नहीं बल्कि तुर्कमेनिस्तान में आयोजित हुआ था। पहला गलत हो गया। इसका मुख्य केंद्र बिंदु आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन का कार्यान्वयन था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ऐसे देश शामिल होंगे जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होंगे, तो इसमें लैंड लॉक्ड कंट्रीज शामिल है। क्योंकि ये लैंड लॉक्ड होते हैं तो ये समुद्र के से काफी दूर होते हैं, तो ये देशों के साथ आयात निर्यात करने में इनको बहुत मुश्किलें आती हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना विकसित नहीं हो पाता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करने के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए और देश के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने के लिए आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया है। किसके लिए लाया गया है? वे देश जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो हाँ, दूसरा सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में आयोजित होने वाला द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका में आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा कह रहा है कि यह अभ्यास मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय पहल के रूप में शुरू हुआ था। बाद में इसका विस्तार एक बहुपक्षीय प्रारूप में हो गया। पहले स्टार्टिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र द्वारा इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया था, लेकिन बाद में अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए, तो ये बहुपक्षीय रूप हो गया। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार केवल थल सेनाओं तक सीमित अभ्यास है जो मरुस्थलीय युद्ध अभियानों पर केंद्रित है। और मैंने बोला है कि अक्सर कि स्टेटमेंट में केवल, सिर्फ, कोई भी नहीं, इस तरह का अगर ट्रैप वर्ड्स दे तो स्टेटमेंट गलत होता है, तो तीसरा गलत है। ओके, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट करने का कोई रास्ता नहीं है, बस आपको इन दोनों में से कोई चूज करना है। तो जब भी चूज करें तो अधिक ऑप्शन के पास जाए, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। देखो, ये जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है, ये न केवल थल सेनाओं तक सीमित है, बल्कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सब मतलब सारी तरह की एक्सरसाइज, यहाँ पे सारी मिलिट्रीज एक्सरसाइज होती है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पर व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन में सरकारी विद्यालयों की हिस्सेदारी अधिक है, परंतु शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालयों का वर्चस्व अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत है इसमें, आप सब कुछ देख रहे होंगे अपने यहाँ कि भाई आप लोग देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में लोग बच्चों का एडमिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो गरीब होते हैं या फिर मिडिल क्लास वाले होते हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में या सरकारी विद्यालयों में करवाते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे तो शहर में निजी विद्यालयों का, प्राइवेट स्कूलों का वर्चस्व होता है। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों का अपना अलग ही बोलबाला है। आप देखें शहरों में कहीं आप देखेंगे कि कहीं सरकारी स्कूल है, ज़्यादातर आप कदम कदम पे आप देखेंगे आपको प्राइवेट स्कूल देखने को मिलेंगे। दूसरा कह रहा है कि गैर सरकारी विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी औसत वार्षिक घरेलू व्यय सरकारी व्ययों की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो गैर सरकारी विद्यालय यानी कि जो निजी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट विद्यालय होते हैं, इसमें प्रति विद्यार्थी औसत वार्षिक घरेलू व्यय जो होता है वो सरकारी विद्यालयों की तुलना में ज़्यादा होता है। तीसरा कह रहा है कि भारत में विद्यार्थियों के एक प्रमुख अनुपात के लिए सरकारी छात्रवृत्तियां शिक्षा वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है, तो ये गलत है। ठीक है,
शिक्षा वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रही कानी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह परंपरागत रूप से एक घुमंतु आदिवासी समुदाय है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि देखो आदिवासी ज्यादा तो घुमंतु टाइप के होते हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टेटमेंट में गलती करता है राज्य का नाम दे करके कंफ्यूज करने के लिए। तो ये जो जनजाति है आपको मुख्यतः केरल के तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा, कर्नाटका के वन क्षेत्रों में नहीं। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना जो है ये लोहित नदी पर प्रस्तावित है। ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ओके, अगला देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, यह सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का मूल्यांकन विद्युत एवं औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित संकेतकों के आधार पर किया जाता है। तो ये गलत है, विद्युत एवं औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित संकेतकों के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य और भी सारे आधार तय किए गए हैं इसका मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। ऊर्जा दक्षता के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा रहे हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने कथन सही है? 2 कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य अग्रिम मांग प्रोत्साहन प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने की गति को तीव्र करना है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य क्या है कि मांग को प्रोत्साहित कर, मांग को और ज्यादा बढ़ा करके इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने की गति तीव्र करना है, यानी कि लोगों को मोटिवेट करना है कि वो जो ई व्हीकल्स है यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसको तेजी से अडॉप्ट करें, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट के अनुकूल होगा ये, इस वजह से गवर्नमेंट जो है उसको बढ़ावा दे रही है। दूसरा है, ये योजना सार्वजनिक परिवहन आधारित जन गतिशीलता को समर्थन प्रदान करती है तथा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के माध्यम से घरेलू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जहां पे भी पॉजिटिव लगे आपको स्टेटमेंट वो सही रहता है, ठीक है। चलिए, और जिस स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा घुमाव फिराव रहता है अक्सर वो स्टेटमेंट गलत रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक यानी जिसको शॉर्ट में श्रेष्ठ कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रेष्ठ का मुख्य उद्देश्य है राज्य स्तरीय औषधि विनियामक प्रणालियों का मानकीकरण करना और सुदृढ़ करना, ठीक है। तो औषधि विनियामक प्रणालियों को रेगुलेट किया जाएगा इस श्रेष्ठ पहल के तहत। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, नव निर्धारित CRIB रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये क्रोमर रक्त समूह प्रणाली से संबंधित है, हाल ही में खोजा गया एंटीजन है तथा इसके नामकरण को अंतर्राष्ट्रीय रक्त आधार सोसाइटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि यह क्रोमर रक्त समूह प्रणाली से संबंधित है, यह एक तरह का एंटीजन है और इसका नामकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय रक्त आधार सोसाइटी द्वारा इसका नामकरण अनुमोदित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है क्रोमर रक्त समूह प्रणाली कि एंटीजन जो है लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित RH फैक्टर पर स्थित होता है। तो ये देखो, इसका RH फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अगला है, LEAP-1 मिशन निम्नलिखित में से किस कंपनी की पहल है? तो ये मिशन जो है
लीप मिशन कह सकते हैं, तो ये ध्रुव स्पेस कंपनी की पहल है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है हेपेटाइटिस डी वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस डी वायरस एक दोषपूर्ण वायरस है जो संक्रमण और प्रतिकृति के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस पर निर्भर होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस पर निर्भर रहता है। दूसरा कह रहा है कि WHO और इंटरनेशनल एनर्जी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने हेपेटाइटिस डी वायरस को कैंसरकारी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उचित ब्याज निर्धारित करने की सीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बिना दावा किए गए शेयर ब्याज और बॉन्ड को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बिना दावा किए गए शेयर ब्याज बॉन्ड को निवेशक जो है शिक्षा सुरक्षा कोष में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ गलत हो जाएगा, पहला सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वेस्टिंग की दर सबसे अधिक है। यह पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि सोफी 2025 को खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। इसको जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का योगदान नहीं है इसको प्रकाशित करने में। FAO का योगदान है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का योगदान है, यूनिसेफ का योगदान है और अन्य संस्थाओं का भी योगदान है, WHO का भी योगदान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का योगदान नहीं है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अफ्रीका में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद एशिया का स्थान आता है। देखो कुपोषित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा एशिया में, पहले नंबर पर एशिया आता है, फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, केवल एक। CAR-T सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CAR-T सेल थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को लक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए रोगी की टी सेल को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि CAR-T सेल थेरेपी में क्या होता है कि कैंसर कोशिकाओं को लक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए जो भी पेशेंट होता है तो उस पेशेंट के टी सेल को जो है जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और अनुमोदित CAR-T सेल थेरेपी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु नीति आयोग की एक पहल है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह सूचकांक परिवहन, विद्युतीकरण, चार्जिंग अवसंरचना, EV नवाचार जैसे विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत संकेतकों के आधार पर आधारित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 में दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ का अग्रणी स्थान रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AI टूल दिया है, इसका अनुप्रयोग वाले क्षेत्र किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब बताना है कि कितने युग में आपके सही सुमेलित हैं। देखो सुपेस, इसका प्रयोग जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पोर्टल है। ठीक है, ये जो एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए एक व्यापक तरीके का एक समझ लो हेल्प करता है कानूनी सहायता देने में। तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, न्यायिक क्षेत्र में। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। म्यूल हंट AI, इसे RBI द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
वित्तीय शासन में, तो यहाँ पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, वित्तीय क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। सर्वम वन, ये भारतीय भाषाओं के लिए यानी भाषा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला एआई टूल है। तो तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। पूछा था कितने युग में सही सुमेलित है, तो केवल एक युग में सही सुमेलित है। अगला है LVM-3 प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह 5000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। अगर आप LVM-3 प्रक्षेपण यान की बात करें तो ये कितने वजन तक के पेलोड को GTO में प्रक्षेपित कर सकता है, तो 5000 नहीं, मैक्सिमम 4000 किलोग्राम तक के वजन वाले पेलोड को GTO में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। तो यहाँ गलत हो जाएगा, 5000 नहीं होना चाहिए। दूसरा है इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज से सुसज्जित अपने LVM-3 प्रक्षेपण यान की प्रथम उड़ान के लिए वर्ष 2027 की पहली तिमाही का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के किस पहलू से संबंधित है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे में 2025 में जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे में रामसर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी रामसर सम्मेलन में विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र को पेश किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था। ये जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा भारतीय नौसेना फ्रिगेट उपयुक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? आप पहचानिए कि ये तीनों विशेषता किसके बारे में है। तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया तीसरा पोत है। यह वर्ष 2005 में सेवा मुक्त किए गए लिएंडर श्रेणी के फ्रिगेट का आधुनिक संस्करण है। यह ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। तो ये बता रहा है INS हिमगिरी के बारे में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मेरिट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आप स्टेटमेंट पहला आपका राइट है कि ये जो मेरिट योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तकनीकी संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। जितनी भी IIT संस्थान है उसमें सुधार लाया जाएगा, उसको अब प्रेजेंट के हिसाब से उसको और एडवांस किया जाएगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, तो ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि मेरिट जो है IIT ILM जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग की पहल है, इसे विश्व बैंक से आंशिक वित्त पोषण प्राप्त होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, विश्व बैंक जो है इसमें कुछ अपना योगदान देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि केवल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ही इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, तो ये गलत है। और मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी केवल सिर्फ ये शब्द देता है, थोड़ा ट्रैप वर्ड्स देता है, अक्सर स्टेटमेंट गलत होता है। तो देखो ये जो योजना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो अन्य पॉलिटेक्निक संस्थान है उन पर भी ये काम करेगा, वहाँ पे भी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और उसको एडवांस करेगा। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है एक मिनट, AI शासन पर वैश्विक संवाद जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किसकी पहल है? AI शासन पर वैश्विक संवाद जो खबरों में रहा था, ये किससे संबंधित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। AI से जुड़ी जो भी जोखिम है और AI का जो आज के समय इतना प्रयोग हो रहा है अन्य अन्य फील्डों में, तो चलो ठीक है इसके कुछ फायदे हैं, लेकिन इससे कुछ जोखिम भी उत्पन्न हो रहे हैं और होने की संभावना भी है। तो इससे संबंधित ये AI शासन पर वैश्विक संवाद नामक एक पहल शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगला है क्वेश्चन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने इसके बारे में आपको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में आपको शायद टेस्ट नंबर 2 या टेस्ट नंबर 3 में बताया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चे लगभग सब रिपीट हो रहे हैं, तो इससे आपका रिविजन ही हो रहा है।
ओके, तो पहला कह रहा है कि इसका प्रयोग बिना किसी बदलाव में मौजूदा विमान इंजनों में किया जाता है। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है कि इसे विमानों में ईंधन के तौर पे प्रयोग किया जाएगा। एक तरह का कहें तो जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा और प्रकृति पर, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि, और ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे कि क्या होता है, किसी नई तरह का ईंधन तैयार किया जाता है तो उस ईंधन के प्रयोग के लिए जो भी जिस मशीन में प्रयोग किया जाएगा या जिस भी व्हीकल्स में प्रयोग किया जाएगा तो उसके इंजन में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि इसके प्रयोग से जो विमान है, विमान इंजन है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। ये नॉर्मली जैसे अन्य ईंधन प्रयोग होते हैं वैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी प्रयोग किए जा सकेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि एसएएफ के उत्पादन के लिए अल्कोहल टू जेट विधि में केवल मक्का, गन्ने जैसी खाद्य फसलों से प्राप्त इथेनॉल का प्रयोग किया था। ऐसा नहीं है, हमने आपको बताया था, प्रॉपर मैंने लिख के समझाया था, नोट्स बना के आपको बताया था कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है, जैसे सड़े जो फसल होते हैं, फसलों के अवशेष होते हैं, उनका प्रयोग करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जा सकता है। शहरों के जो अपशिष्ट होते हैं उनका प्रयोग करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जा सकता है। मक्का, गन्ना, अन्य बहुत सारी चीज़ों से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार किया जा सकता है। तो यह केवल मक्का और गेहूं जैसे खाद्य फसलों से ही नहीं भाई, अगर यहाँ खाद्य फसलों से अगर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जाएगा तो लोग खाएंगे क्या? तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगाया करिए। ठीक है, तीसरा है कि पारंपरिक ईंधन की तुलना में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की लागत कम होती है। नहीं, इसकी लागत कम नहीं होती है, इसकी लागत अधिक होती है। इसको बनाने में लागत ज़्यादा लगती है। भले ये एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के अनुकूल क्यों ना हो, लेकिन इसको बनाने की लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर बनाने की लागत कम होती तो सभी लोग इसको नहीं बनाते। तो यहाँ पे भी ये भी बात सोचने वाली है। ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट होता तो तीसरा एलिमिनेट कर देते, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता। चलिए आगे बढ़िए, आगे कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से पूछती हूँ। 96 क्वेश्चन बताना। ठीक है, कमेंट में देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर करते हैं और कितने लोग लास्ट तक जुड़े रहते हैं। एटलीस्ट हमको ये तो पता चलेगा कि डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स कितने हैं। डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है? इसे वर्ष 2021 में गहरे समुद्र के संसाधनों का स्थायी रूप से अन्वेषण करने और देश की ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देने हेतु संबंधित तकनीकों को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि डीप ओशन मिशन को क्यों लॉन्च किया गया था, कि समुद्र के संसाधनों का स्थायी रूप से अन्वेषण कर सके और देश की ब्लू इकोनॉमी में समर्थन दे सके। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है कि इसका कार्यान्वयन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है, इसका कार्यान्वयन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। दूसरा गलत हो गया। तीसरा है मत्स्य 6000 डीप ओशन मिशन के एक घटक समुद्रयान परियोजना के तहत स्वदेशी निर्मित मानव युक्त पनडुब्बी है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट सही है। और आपको पता होता है कि दूसरा गलत है तो एलिमिनेट कर देते, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल के आ जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो भारत में विश्व के लगभग 60% जंगली हाथी हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नवंबर 2015 में गठित विश्व हाथी सोसाइटी एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य वार्षिक विश्व हाथी दिवस अभियान का समर्थन करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना था। तो 2025 की थीम यही थी कि हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गलत है। यानी पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसा लगे कि कौन सा सही नहीं है और आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, टाइम कम है आपके पास, तो बस इतना यहाँ पे लिख देना कि कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, तो सभी सही है, इसका मतलब कोई भी गलत नहीं है। चलो आगे देखो। हाल ही में समाचारों में देखा गया
वैक्यूटा वैक्यूटा पोरपोइज क्या है? तो ये वैक्यूटा पोरपोइज जो है एक समुद्री स्तनपायी जीव है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित एक बहुस्तरीय नेटवर्क केंद्रित रक्षा प्रणाली है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र क्या है इसको मैंने बताया हुआ है टेस्ट पेपर में, तो आप लोग हमारी वीडियोस को पूरा देखा करिए अच्छे से डिटेल में, तभी आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स सम्मिलित है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि यह प्रणाली विमान मानव रहित हवाई यान मिसाइलों को काउंटर करने में सक्षम है तथा व्यापक बहुस्तरीय रक्षा प्रदान करती है। देखो इसके बारे में सभी स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है। जो बेसिकली होना चाहिए कि किसी हथियार को बनाया जाता है तो मल्टीपल यूज़ के लिए बनाया जाता है। तो करेक्ट तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।